देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म कर दो। हेलो असीमा, रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है, देखो एक बार कंफर्म कर दो। असीमा को आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? यस मैम, आ रहा है। हाँ देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है, चेक कर लो। स्क्रीन दिख रहा है तो देख। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 8 तक कंप्लीट किया था, इलास्ट्रेशन 9 मैंने होमवर्क दिया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन 9 और उसके बाद देखेंगे जो भी नया टॉपिक रहेगा डेप्रिसिएशन का। तो इलास्ट्रेशन 9 यहाँ पर देखते हैं। A firm purchased second-hand machinery on 1st Jan 2018 for 3 lakh, subsequent to which 60,000 and 40,000 were spent on its repair and installation। बोल रहा है कि 3 लाख रुपए से मशीन खरीदा गया, ये परचेज प्राइस है। सब्सिक्वेंट मतलब उसके साथ साथ और भी खर्चे किए गए 60,000 और 40,000 रिपेयर और इंस्टॉलेशन का, ये है रिपेयर्स के लिए और ये है इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, ये वाला जो प्राइस है इंस्टॉलेशन के लिए। तो क्या ये हमारे एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ऐड होगा, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि एसेट का टोटल कॉस्ट, उसे यूज करने के पहले, पुट टू यूज के पहले जितना भी खर्चा होता है वो एसेट के दाम के साथ ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर 3,60,000 और 40,000 सारा चीज ऐड हो जाएगा। ठीक है। On 1st July 2019, another machine was purchased for 2,60,000. On 1st July 2020, the first machine having become outdated and was auctioned for 3,20,000. And on the same date, another machine was purchased for 2,50,000. तो काफी सारा डिटेल्स है, हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जैसे करते हैं, ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इलास्ट्रेशन 9। तो यहाँ पर सबसे पहले परचेस्ड हुआ है 1 जनवरी 2018 पे एक मशीन, जो कि सेकेंड हैंड मशीन था, जिसका कॉस्ट है 3 लाख, ये परचेज प्राइस है 3 लाख। उसके बाद इसको रिपेयर करवाया गया ताकि यूज कर पाए। ठीक है, सेकेंड हैंड था तो रिपेयर करवा लिया। इंस्टॉलेशन, अब सेकेंड हैंड हो तो जरूरी नहीं है हमेशा रिपेयर होगा, यहाँ दिया हुआ है तो मानेंगे। ठीक है, रिपेयर्स का खर्चा 62,000, सॉरी 60,000 और इंस्टॉलेशन का 40,000, यानी मशीन का जो टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन हो जाता है 4 लाख। तो डेप्रिसिएशन इसी पे लगेगा। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है ऑन 1 जुलाई 19, अब ईयर एंड कब होता है? 31 दिसंबर को, मतलब ये ईयर कब एंड हुआ होगा? 31 दिसंबर 18 को। उसके बाद ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 19 को, और उसके बाद होगा 31 दिसंबर 20 को। मुझे पता नहीं कितना सारा ईयर चाहिए, मैंने तो लिख डाला, देख लेते हैं। 1 जुलाई 19 को फिर से नया मशीन परचेज हुआ। 1 जुलाई 19, जुलाई यहाँ पर आएगा, जुलाई मतलब 7, 1 जुलाई 19 को यहाँ पर परचेज हुआ है नया मशीन, जो कि 2,60,000 का है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2,60,000 का है ऑन 1 जुलाई 20, यहाँ पर 1 जुलाई 20। अच्छा, 1 जुलाई 20 को द फर्स्ट मशीन हैविंग बिकम आउटडेटेड, फर्स्ट मशीन मतलब ये वाला, और इसे बेच दिया गया। बेचने से ऑक्शन बोलते हैं, तो सेल कर दिया गया है कितने में? 3,20,000 में। ये सेल बोल के ही लिख देते हैं ऑप्शन की जगह, समझने में आसानी। सेल कर दिया गया है 3,20,000। ठीक है, 3,20,000 से सेल कर दिया गया है। अनदर मशीन वाज परचेस्ड फॉर 2,50,000। अच्छा, दूसरा मशीन सेम डेट, इसी डेट पे परचेज हुआ है 2,50,000 से। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं 1 जुलाई 21। 1 जुलाई 21 मतलब इसके आगे हमें और भी ड्रॉ कर लेना चाहिए।
1 जुलाई 21, 1 जुलाई 21 में द सेकेंड मशीन वाज सोल्ड ऑफ एंड इट फेच्ड 2,30,000। सेकेंड मशीन मतलब ये वाला, ये बेच दिया गया है, यहाँ पर ऐसे करके दिखा देते हैं, ये बेच दिया गया है, यहाँ पर सेल कर दिया गया है, फेच्ड मतलब पैसा मिला है 2,30,000। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एनुअली ऑन 31 दिसंबर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है 10% रेट पे, तो डेप्रिसिएशन का जो प्रोसेस है वो 10% SLN पे चलेगा। आगे देखते हैं, बोल रहे प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स, हमें क्या क्या प्रिपेयर करके देना है। मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 18 to 21, मतलब पूरा यहाँ तक 31 दिसंबर 2018 से लेकर 21 तक, और मशीन डिस्पोजल अकाउंट बना के देना है। तो यहाँ पर प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाना है, जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने डिस्पोजल बनाया था तो प्रोविजन भी बनाया था, लेकिन यहाँ पर हमें प्रोविजन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। मशीनरी अकाउंट 3-4 साल है तो ये पूरा ही लग जाएगा कुछ जगह। और यहाँ पर मशीन डिस्पोजल, ये हो गया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पर करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग को ये 1118 का जो है एंट्री कर लेना चाहिए। हम वर्किंग नोट नहीं बना रहे, यहाँ पर ही ना कैलकुलेट करते हुए दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले 1118 में टू बैंक। तुम लोग जब करोगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये सब लिखना नेसेसरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज कॉस्ट 3 लाख, परचेज कॉस्ट 3 लाख। फिर टू बैंक सेम डेट पे रिपेयर, रिपेयर का खर्चा है 60,000। फिर टू बैंक इंस्टॉलेशन 40,000। तो ये टोटल हो गया 4 लाख। अच्छा, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 31 दिसंबर 2018। तो बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, सीधा डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीन भी एक ही है 4 लाख, और पूरा 1 साल यूज हुआ है, 1 तारीख को खरीदा गया और 31 दिसंबर 18 तक फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। 10% 1 साल का होता है, हमें 1 साल का ही दिखाना है 40,000। अच्छा, बैलेंस देख लेते हैं, बाई बैलेंस CD 4 लाख में से अगर 40,000 रुपए का मशीन यूज हो गया है तो मशीन का वैल्यू 3,60,000 बचेगा। अच्छा, अब इसको ब्रॉट डाउन करेंगे 1119 पे टू बैलेंस BD 3,60,000, ठीक है। यहाँ पर मशीन का वैल्यू हो गया। अब यहाँ ये ईयर कंप्लीट होने के पहले यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, हम लोग एक नया मशीन परचेज किए, तो इसका रिकॉर्डिंग करेंगे। 1 जुलाई 19 को नया मशीन परचेज हुआ है, टू बैंक बोल के परचेज, और इसका कॉस्ट है 2,60,000, तो ये रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या कोई नया ट्रांजैक्शन है? कुछ भी नहीं है। एक बार 31 दिसंबर तक हमें डेप्रिसिएशन लगा देना है, तो 31 दिसंबर तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और हम लोग के पास 2 मशीन है, तो बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। हम मशीन A B करके नाम दे देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। जैसे इसको हम दे देते हैं मशीन 1, ठीक है। ये भी डेप्रिसिएशन जो लगा
ये मशीन 1 का दे देते हैं, ये बैलेंस जो बचा मशीन 1 का, ठीक है, ये बैलेंस जो है मशीन 1 का है, ये मशीन 2 दे देते हैं। डिप्रिशिएशन जो है वो मशीन 1 का भी एप्लीकेबल करेंगे, मशीन 2 का भी करेंगे, और बैलेंस भी दोनों का दिखाएंगे। तो मशीन 1 का कितना डिप्रिशिएशन होगा, क्योंकि एसएलएम मेथड ओरिजिनल कॉस्ट पे हमेशा लगता है, तो 4 लाख पे ही लगेगा 10%, ठीक है। और ये 1 साल ही यूज हुआ। ये जो फर्स्ट वाला मशीन था वो दोबारा 1 साल यूज हुआ, लेकिन जो सेकंड वाला मशीन हम लोगों ने खरीदा वो 6 मंथ्स यूज हुआ, जुलाई से 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा मशीन 2 पे। कॉस्ट है 2,60,000 का, इंटू 10% इंटू 6/12। चेक करते हैं कितना होगा। ये तो 40,000 होगा, कंफर्म है। एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, फिर दोनों को ऐड करके लिख देंगे। ये 40,000 हो रहा है, और 2,60,000 पे 10%, और ये हो जाएगा हम लोग का 6/12, मतलब 2,60,000 पे 5% लगाएंगे तो भी बात बराबर है। 13,000 आएगा। तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 13,000 आएगा, 53,000 टोटल डेप्रिसिएशन, और बैलेंस बचेगा 31 दिसंबर 19 बाई बैलेंस सीडी। तो 3,60,000 में से 40,000 चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस कितना बचेगा, मशीन 1 का ऐसे लिखते हैं, मशीन 1 और मशीन 2, सिंपल है आइडेंटिफाई करना। 3,60,000 था, और इस बार जो है डिप्रिशिएशन लग गया 40,000, ठीक है। तो यहाँ पर 3,20,000। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो 2,60,000 था एसेट का वैल्यू, और वो यूज हो गया 13,000 रुपीज का। तो 2,60,000 माइनस 13 करके देख लेते हैं कितना होता है, 247, ठीक है, 2,47,000। अच्छा, टोटल करने पे 2,47,000 और 3,20,000, मतलब 5,57,000। 4 और 2 6, 67,000, ठीक है। अब ये दोनों साइड ऐड करने से टैली हो जाना चाहिए। देखते हैं ये कितना होगा, 3 2 5 लाख, और ये 1,20,000, मतलब 6,20,000। और इधर हो जाएगा, हाँ इधर भी हो रहा है 6,20,000, तो मैच तो हो रहा है, ठीक है। जब मुझे लगता है मेरा जगह कम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं, पीछे मशीन डिस्पोजल को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरा 2 ही साल हुआ, डिप्रिशिएशन यहाँ लगा है ना, तो मुझे जगह ज्यादा चाहिए। अच्छा, अब फिर यहाँ पर क्योंकि अभी भी मेरा 2 साल बाकी है, अब ये वाला ईयर करेंगे, पहले ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, फिर पीछे बनाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर लिखते हैं 120 में 2 बैलेंस बीडी, ठीक है, 2 बैलेंस बीडी टोटल कितना है, 5,67,000। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग भी दिखा सकते हैं, मशीन 1 मशीन 2 का 3,20,000, 2,47,000, तो यहाँ पर टोटल 5,67,000। अच्छा, यहाँ पर फिर ये पता तो चल गया कि क्या वैल्यू है। इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहे थे, तो देखा कि 1 जुलाई को मशीन परचेज भी है, मशीन सेल भी है। तो 1 जुलाई को मशीन परचेज है, तो यहाँ पर परचेज का एंट्री हो जाएगा, ये हटा देते हैं। 1 जुलाई कौन सा ईयर है जब मशीन परचेज हो रहा है, 20, ठीक है। 1 जुलाई 20 को मशीन परचेज हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बैंक परचेज कॉस्ट। परचेज हो रहा है कितने का मशीन है, यहाँ पर 2,50,000, जो परचेज हो रहा है वो 2,50,000 का है। इसका मतलब इस मशीन को हम लोग समझने के लिए मशीन 3 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक मशीन बिका भी है, इस डेट पे एक मशीन बिका भी है, वो कौन सा वाला यहाँ से दिख रहा है हमें, ये जो मशीन बिका है, ये 4 लाख वाला मशीन बिक गया, ठीक है। मतलब ये वाला मशीन 1 बिक गया, जिसका कॉस्ट 3,20,000 था यहाँ पर। तो उस मशीन को हम लोगों ने इतना दिन तक और भी यूज किया, उसके बाद बेचा। अब इतना दिन मतलब कितना, दिसंबर तक तो था ही हमारे पास, जैन भी पूरा था, फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून तक था, जुलाई 1 को बेचा, मतलब 6 महीने हम लोगों ने इसे यूज किया। तो जुलाई 20 तक इस पे डेप्रिशिएशन कितना लगा वो दिखाएंगे। तो बाई
डेप्रिसिएशन किस पे दिखाएंगे, मशीन 1 पे, ठीक है। अब ये हमें याद रखना है कि ये हम लोग का ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, तो 4 लाख पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 4 लाख पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन मतलब ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। इस पे डेप्रिसिएशन हम लोग का लग जाएगा 20,000। यहाँ पर दिखाते हैं आउटर कॉलम में 20,000। अच्छा, अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस कैसे पता चलेगा, जो मशीन बिक रहा है उसका कॉस्ट था 3,20,000 1 तारीख को, जिस दिन बेच रहे हैं तब और भी 20,000 का यूज करिए, यानी जिस दिन बेच रहे हैं उसका कॉस्ट 3 लाख आ रहा है, क्योंकि 3,20,000 था, उसमें से 20,000 का और भी डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितना बचा 3 लाख। अब कितने में बेच रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। मतलब ये देखो यहाँ पर कैसे समझेंगे हम लोग, ये 4 लाख वाला मशीन, यहाँ पर इसका कॉस्ट हुआ, ये देखो ये 4 लाख वाला मशीन का सिचुएशन बताते हैं, यहाँ पर इसका कॉस्ट हुआ 3,60,000, ठीक है। उसके बाद ये मशीन का कॉस्ट यहाँ पर हुआ 3,20,000, ठीक है। अब जब बेचे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख, क्योंकि यहाँ तक का 20,000 डिप्रिसिएशन लगा, यहाँ पर कितना डिप्रिसिएशन लगा 40,000, यहाँ पर अगेन 40,000, यहाँ पर लगा 20,000, है ना। तो 4 लाख का मशीन 40,000 डिप्रिसिएशन लगा 3,60,000, 3,60,000 पे फिर से 40,000 लगा 3,20,000, 3,20,000 में फिर से 20,000 लगा 3 लाख, तो ये 3 लाख हुआ। और जब हम लोग बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं, हम लोग बेच रहे हैं 3,20,000 में। अच्छा, तब तो ठीक है, प्रॉफिट हो गया, देखो यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट जनरेट हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट को हम लोग बुक कर लेंगे, 3,20,000 में बेच दिया। एक मिनट हम देख लेते प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट ही तो हो रहा है 3 लाख, और ये है 3,20,000, हाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको रिकॉर्ड कर लेते। बाय बैंक, यहाँ पर सेल प्रोसीड्स। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग को यहाँ पर एक्चुअली मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग मशीन जो बेच दे रहे हैं ना, वो हम लोग मशीनरी अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मशीन डिस्पोजल बनाने के लिए बोला है। तो देखो कैसे होगा इसका कैलकुलेशन, यहाँ पर बनाते हैं मशीन डिस्पोजल। वो हम लोग ऐसे भी कर सकते जैसे हम दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वैसा तभी करना चाहिए जब हमें मशीन डिस्पोजल नहीं बोलेगा। अगर मशीन डिस्पोजल बोलेगा तो मशीन जो बिक जाएगा उसको हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मशीन बिक रहा है, अभी मुझे पहला मशीन का पता चला 1 जुलाई 20 को हमारा एक मशीन बिक रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 जुलाई 20 को मशीन डिस्पोजल टू मशीन होता है, ऐसा हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था। ये हम लोग का कौन सा वाला मशीन बिक रहा है, मशीन 1 बिक रहा है, कितने में बिक रहा है, कितने का था मशीन जो है, वो हम लोग का था 4 लाख वाला मशीन, ठीक है, जिसपे डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो कितने, आप देखो यहाँ पर इसके साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी तो फर्क है ना, यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, ये मशीनरी अकाउंट में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग मशीन का कैलकुलेशन भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें प्रोविजन बनाने के लिए बोला जाता तब तो अलग प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस थोड़ा समझो। यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे कि जो मशीन बिक रहा है उसका कॉस्ट बेचने के डेट पे कितना था, 1 जुलाई को कितना था, तो 1 जुलाई को उसका कॉस्ट हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। अभी मैंने दिखाया ना 3 लाख हो रहा था, कैसे हो रहा है, ये देखो 3, यहाँ पर 3,20,000 था, 20,000 डेप्रिसिएशन लग के 3 लाख का हो रहा है, ठीक है। और जितने में बेचे उसको हम लोग 1 जुलाई 20 को बाई बैंक बोल के दिखाएंगे, बाई बैंक बोल के सेल प्रोसीड, ये यहाँ पर दिखाना चाहिए, वो तो हम लोग प्रोविजंस वाले क्वेश्चंस पे भी करते हैं। तो सेल प्रोसीड्स हो गया 3,20,000, अब प्रॉफिट को यहाँ बुक करेंगे, मतलब यही वाला चीज हम लोग यहाँ पर दिखाते, बाई बैंक और 2PL इधर लिखते, उसके जगह यहाँ पर दिखा रहे, और कुछ नहीं। मान लो अगर डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाने बोलता तो इधर बाई बैंक बोल के दिखा देते 3,20,000, और यहाँ पर इधर 2PL बोल के प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाता। बस यही दो पॉइंट को हम लोग दूसरे अकाउंट में दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये दिखा रहा है कि जिस मशीन को बेच दिया उसका कॉस्ट कितना था, और ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल। अगर सिर्फ हमें इस तरह से डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया जाए तो ऐसे करके ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 3,20,000, और यहाँ पर लिखेंगे 3,20,000। अब ये देखो क्योंकि ये 2 मशीन है तो मशीन अकाउंट में इसका क्रॉस पोस्टिंग होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ना हमें लिखना पड़ेगा बाई मशीनरी डिस्पोजल, ठीक है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे, डेप्रिसिएशन तो लिख दिया, इसके बाद लिख देते हैं बाई
क्रॉस पोस्टिंग बाय मशीनरी डिस्पोजल कितने का हो जाएगा 3 लाख का। ठीक है, अच्छा ये हम लोग का यहाँ तक का ट्रांजैक्शन कंप्लीट। उसके बाद 31 दिसंबर 20 आ जाएगा, बाकी बचे हुए सारे मशीन्स पे डिप्रिसिएशन लगेगा। कौन कौन सा मशीन, ये वाला और ये जो नया खरीदा। ठीक है, अब हमें 31 दिसंबर 2020 का डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर 2020 में बाय डिप्रिसिएशन बोल के पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से मशीन पे डिप्रिसिएशन लगेगा। मशीन 2 पे लगेगा, मशीन 3 पे लगेगा इस डेट पे। ठीक है, तो मशीन 2 का जो है कॉस्ट वो कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है ना 2,60,000 पे 10% पूरे 1 साल के लिए, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कर रहे हैं तो इस पे डायरेक्टली 10% 12/12 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, 12/12 26,000। मशीन 3 तो 2,50,000 से खरीदा है हम लोगों ने, 10% लगेगा तो 1 साल का होगा, जबकि ये जुलाई को खरीदा है तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा तो 5%। तो 25 इंटू 5 कर लेते हैं, मतलब 1,25,000, सॉरी 12,500 होगा। एक बार देख लेते हैं। हाँ 12,500, इसको ऐड कर लेते हैं दोनों डिप्रिसिएशन। 12,500 ये हो गया 38,500। ठीक है, 38,500। अब हम लोग 31 दिसंबर 2020 का बैलेंस निकालेंगे, जो भी मशीन हम लोगों ने हमारे पास बचा हुआ है उसका बैलेंस क्या है। तो बैलेंस कौन कौन से मशीन का निकलेगा, जो मशीन बचा हुआ है मशीन 2 और मशीन 3। तो मशीन 2 और मशीन 3, तो मशीन 2 का बैलेंस कैसे निकालेंगे, मशीन 3 का। मशीन 3 का तो यहाँ से दिख रहा है 2,50,000 में खरीदा था इसी साल और डिप्रिसिएशन लगा 12,500, तो बाकी बचा हुआ वैल्यू इस मशीन 3 का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो पहले इसी को कर लेते हैं, 2,37,500। और जो मशीन 2 है उस पे अभी डिप्रिसिएशन लगा 26,000, और जब 26,000 इस साल डिप्रिसिएशन लगा तब उसका कॉस्ट कितना था, तब उसका वैल्यू था 2,47,000 स्टार्टिंग में, और इस साल इतने का यूज कर लिया हम लोगों ने 26,000 का, तो कितना वैल्यू बचता है 2,46,000, सॉरी 47, गलत लिख दिया, 2,47,000 माइनस 26,000, तो 221 प्लस 237,500, 458,500, 4,58,500। अब ये दोनों साइड टोटल करने से टैली हो जाना चाहिए, तो 458, 38,500 और इधर है 3,20,000, 8,17,000, यहाँ पर लिखते हैं 8,17,000, और इधर भी उतना ही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, माइनस करके चेक कर लेते हैं, 0 हो जाएगा तो सही आंसर है 5,67,000। हाँ ठीक है, 8,70,000। अच्छा, अब ब्रॉट डाउन करेंगे और 1 साल बाकी है, ये देखो इसको भी हम लोगों ने, ये बाकी है। ठीक है, और 1 साल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग फिर से एक मशीन सिर्फ बेचेंगे और कुछ नहीं। तो बेचेंगे तो हमें फिर ये डिस्पोजल अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ब्रॉट डाउन तो कर लेते हैं जो मशीन हमारे पास बचा हुआ है। 1121 में 2 बैलेंस BD, अच्छा वैल्यू कितना है 4,58,500, 4,58,500। अगर चाहे तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, मशीन 2 का कितना मशीन 3 का कितना, यहाँ से देख देख के लिख सकते हैं, या फिर इग्नोर भी कर सकते हो, ये टोटल लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हो गया टोटल इतना। अच्छा, अब इसके बाद 1 जुलाई को बिक रहा है, 1 जुलाई को 21 में मशीन बिकेगा। ठीक है, तो मशीन बिकेगा तो पहले डिस्पोजल अकाउंट का यूज करेंगे ताकि कैलकुलेशन सही सही हो। तो जो मशीन बिक रहा है कितने में बिक रहा है उसका बाई बैंक से एंट्री कर देंगे, 2,30,000 से बिक रहा है 1 जुलाई 21, बाई बैंक सेल प्रोसीड्स 2,30,000। ठीक है, जो मशीन बिक रहा है उसका 1 जुलाई 21 को वैल्यू कितना था, तो जो मशीन बिक रहा है वो कौन सा है, यहाँ पर लगाया हुआ है मशीन 2 है। मशीन 2 का वैल्यू तब कितना था जिस साल वो बिक रहा था, तो यहाँ पर लिखते हैं मशीन 2। मशीन 2 का वैल्यू कितना था, यहाँ पर मशीन 2 का वैल्यू था
2,21,000 बट ये कौन से डेट पे था? 2,21,000 था 1 तारीख को, 1 जैन को, और हम लोगों ने बेचा है 1 जुलाई को उसी साल, तो 6 मंथ्स फिर से यूज हुआ, यानी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे पहले, ठीक है, पिछले क्वेश्चन के तरह। M2 का डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड होगा? M2 का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 2,60,000, इस पे हमारा कितना परसेंट लगेगा? 5%, मतलब 10% एक्चुअली 6 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं 2,60,000 इंटू 10% इंटू 6/12, मतलब 13,000। जो मशीन बिक जा रहा है उस पे डिप्रिसिएशन लग जाएगा 13,000। तो यहाँ पर ये -13,000 होगा। तो जब बेच रहे थे तब उसका वैल्यू कितना था? यहाँ पर देख लेते हैं, 2,21,000 माइनस 13,000, तो यहाँ पर हो गया 2,08,000। अच्छा, कितने में बिका? 2,30,000 में। अगेन प्रॉफिट ऑन सेल, 2,30,000 का मशीन, सॉरी 2,08,000 का मशीन 2,30,000 में बिक गया। ये क्या माइनस दिखा दिया, 0 दिखा दिया। $22,000 का प्रॉफिट हो गया। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग होगा बाई मशीनरी डिस्पोजल बोल के, बाई इसी डेट पे मशीन डिस्पोजल M2 2,08,000, इसको लिखेंगे 2,08,000। अच्छा, अब बचा कौन सा मशीन? मशीन 1 भी बिक गया, मशीन 2 भी बिक गया। अब 31 दिसंबर 21 को जो बचा हुआ मशीन है यहाँ पर एक ही है, मशीन 3, ठीक है, ये भी सेल हो गया, ये भी सेल हो गया। बचा मशीन 3 जो 2,50,000 से परचेस हुआ था, उसका डिप्रिसिएशन और क्लोजिंग वैल्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बाई डिप्रिसिएशन यहाँ पर लिखेंगे मशीन 3, ठीक है। ये मशीन डिस्पोजल को हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि क्लियरली तुम लोग को दिखे। 31 दिसंबर 2021 यहाँ पर लिख देते हैं मशीन डिस्पोजल। पता तो चल गया है कौन सा अकाउंट है, इसको छोटा छोटा लिख देते हैं ताकि ये क्लियरली दिखे। तो डिप्रिसिएशन कितना लगेगा? जो मशीन 3 था वो कितने में खरीदा गया था? 2,50,000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे हमें लगाना है ना, तो 2,50,000 पे 10%। अब ये मशीन तो पूरे साल यूज हुआ इस बार, तो 25,000, और इसका बचा हुआ वैल्यू बाई बैलेंस CD, बचा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा? लास्ट टाइम इसका बचा हुआ वैल्यू कितना था? ये वाला 2,37,500, तो 2,37,500 माइनस 25,000, 2,37,500 माइनस 25,000, 2,12,500, 2,12,500। अब दोनों साइड टैली करने से इक्वल हो जाना चाहिए। देखते हैं इधर कितना आता है। 25,000 प्लस 2,08,000 प्लस 13,000, 4,58,500, 4,58,500। यहाँ पर भी हो जाएगा 4,58,500, ठीक है। तो ये कोई नया मेथड नहीं है, ऐसा मत सोचो कि ये कोई नया मेथड है, ये कोई नया मेथड नहीं है, ये तो टेक्निक है रिकॉर्ड करने का। अगर क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि डिस्पोजल का अलग अकाउंट बनाओ, तो ये हमें खुद से सोच लेना चाहिए कि डिस्पोजल में क्या रिकॉर्ड होता है, तो उसी को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो डिस्पोजल अकाउंट बोला है, मशीनरी अकाउंट बोला है, तो ये तो बोल ही सकता है, ये एक नेचुरल अकाउंटिंग टेक्निक हो गया, ये कोई मेथड नहीं है। मेथड इज SLM, ठीक है। तो ये कोई टेक्निक नहीं है, जैसा क्वेश्चन हमें बोलेगा हमें अपना दिमाग लॉजिक लगा के वैसे करना पड़ेगा। क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है ना, प्रोविजन अकाउंट बना के करो तो भी बोल सकता है, बिना बनाए करो तो भी बोल सकता है, ठीक है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग किस तरह से प्रेजेंट करें। तो ये क्या होता है, सीखते रहते हैं हम लोग, प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ रहे हैं तो इतना हमें करना ही पड़ेगा। अच्छा,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग मेथड का हो जाता है, ठीक है। तो चलो कुछ नया मेथड हम लोग देखते हैं। अलग मेथड नहीं है, वैसे फिर से बोलेंगे मेथड नहीं है, ये चेंज इन मेथड का क्वेश्चन है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन एक मेथड फॉलो कर रहा था और वो चाहता है कि आगे जाके दूसरा मेथड फॉलो करे। ये क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आएगा कैसा है। मेसर्स अंशुल एंड कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 Jan 2015 when they purchased plant and equipment for 7 lakh। तो इन्होंने 7 लाख रुपए से प्लांट मशीनरी खरीदा और इनका बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है 1 Jan 15। दे अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन 15% per annum on diminishing balance basis and over the years their purchase of the plant have been। बोल रहे उन्होंने सोच लिया है कि उनको अपना मशीन जो भी खरीदेंगे 15% पर एनम WDV पे डेप्रिसिएशन लगाना है। और उन्होंने क्या क्या प्लांट खरीदा, एक 16 में 1,50,000 का, 1119 में 2 लाख का प्लांट खरीदा। ऑन 1119 इट वाज डिसाइडेड, 1119 में इन्होंने एक डिसीजन लिया। क्या लिया? टू चेंज द मेथड। ये जो मेथड यूज कर रहे हैं ना, डिमिनिशिंग बैलेंस, ये मेथड का नाम है। ये मेथड ये लोग करना चाहते हैं चेंज, एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन बेसिस। ये लोग चाहते हैं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी चेंज कर देंगे, 15% की जगह कुछ और लेंगे और मेथड बना देंगे SLM। On this date, remaining useful life was assessed as 6 years for all the asset purchased before 1119। अब देखो, जब इन्होंने ये सोचा कि इतना दिन तो हम लोग WDV कर रहे थे, अभी हम लोग SLM करेंगे। और ये सब क्यों होता है? ये बहुत सारा रीजन होता है। जैसे कि मान लो लॉ का रिक्वायरमेंट होगा कि इनके पास जो एसेट है उस पर WDV नहीं चलेगा, SLM चलेगा। इनकम टैक्स का रिक्वायरमेंट होता है, लॉ का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अलग अलग रीजन से ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए इनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो हमें अकाउंट में इसका डिस्कशन का जरूरत नहीं होता है कि क्यों इन्होंने जो है ऐसा मेथड लिया। मतलब जरूरत है, बट वो सब एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होता है क्यों कैसा हुआ। अभी तो फिलहाल हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है इन्होंने इतना सोचा है कि SLM लगाएंगे, और SLM लगाने के लिए इन्होंने रेट नहीं बताया, इन्होंने यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट बताया। क्योंकि SLM का डेप्रिसिएशन का मेथड अगर तुम लोग को याद है, वो था ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इसी से हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट किया था। तो इन्होंने ये डिसाइड किया 1119 में, ये डिसाइड किया कि जितना भी यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट है उसको 6 साल मानेंगे वो सारे एसेट के लिए जो 1119 के पहले परचेज हुआ। मतलब ये वाला एसेट, ठीक है, इसका लाइफ कितना हो जाएगा? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 6 इयर्स। किसके हिसाब से? इनके चेंजेस के हिसाब से। विथ नो स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू 0। एंड 10 इयर्स, और 10 साल मानेंगे, ठीक है। और 10 साल मानेंगे वो सारे एसेट का लाइफ जो उन्होंने परचेज किया है 1119 में। ऐसा इनका डिसीजन है। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहे हैं पढ़ के देखते हैं। ये सब तो बता दिया कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस सोच रखा है अपने हिसाब से। फिर यहाँ पर बोल रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्ट इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2019। 31 December 2019 में डेप्रिसिएशन में क्या फर्क आ जाएगा, क्योंकि मेथड चेंज हो जाएगा, और उसे हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट तो बनेगा, उसके पहले हम लोगों को एक मतलब एडजस्टमेंट के लिए एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक कैलकुलेशन बनाएंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या चेंजेस होगा। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, इलास्ट्रेशन 10, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग मशीन्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1116 के टाइम पे खरीदा गया, 1115 के टाइम पे खरीदा गया, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स। अच्छा, ये कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर WDV। मतलब पहले जो मेथड इन्होंने फॉलो किया उस पे फॉलो करने पे एसेट का वैल्यू कितना आया वो कैलकुलेट करके देख रहे हैं, ठीक है। और 1116 में जो, अच्छा 1115 में भी इन्होंने मशीन परचेस किया है 7 लाख का। तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज ऑन 1115, परचेज ऑन 1116, ठीक है। अब ये क्यों नहीं लिखा मैंने 1119, क्योंकि 1119 में इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि WDV मेथड नहीं लगाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है।
तो अगर WDV पे जो एसेट पे डिप्रिशिएशन लग चुका है वो ये दो तरीके के एसेट पे होंगे। यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिप्रिशिएशन, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर लिखते हैं 1115 में इनके पास जो मशीन था वो इन्होंने 1115 को ही खरीदा था और जिसका कॉस्ट था 7 लाख। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट, यहाँ पर लिखेंगे 7 लाख कॉस्ट ऑफ परचेज। अच्छा अब इस बार डेप्रिसिएशन भी लगेगा, कितने टाइम का लगेगा, क्योंकि ये 1 का डेटा दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो 31 दिसंबर का लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 31 दिसंबर 2015 यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा। और ये लोग पहले कौन सा मेथड फॉलो करे थे, 15% WDV, तो 7 लाख पे 15% लगा देंगे, 1,05,000, ठीक है। और इसका माइनस कर लेते हैं तो वैल्यू भी पता चल जाएगा बचा हुआ 5,95,000, 5,95,000। ये कब का वैल्यू हुआ, ये परचेस कब हुआ है 1115 को, ये बचा हुआ वैल्यू दिख रहा है 1116 को, ठीक है। अब 1116 में इन्होंने फिर से नया मशीन परचेस किया, ये देखो 1.5 लाख रुपए से। तो यहाँ पर लिखते हैं, फिर से लिखेंगे ऐसे कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। ये कब, ये वाले कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पर खरीदा गया कितने से, 1,50,000 से। अच्छा 1,50,000 से खरीदा गया। अब डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन कब का लगेगा, 31 दिसंबर 16 का। अब लगेगा दोनों मशीन पे, इस पे भी लगेगा इस पे भी, WDV पे लगेगा। तो इसका 5,95,000 पे 15%, तो 89 to 50, तो बचा हुआ वैल्यू कितना हो गया 5,95,30, तो 5,05,750, ठीक है। ये कब का वैल्यू 1117 का। और इस पे भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इस पे भी 15%, तो 22,500, ठीक है, 22,500। बचा हुआ वैल्यू 1,27,500, तो दो मशीन का ये वैल्यू बच रहा है, ठीक है, 1117। अच्छा फिर से हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, यहाँ पर अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 17 को। तो इस पे 15% और इस पे भी 15%, पहले इस पे लगा ले, ये वाला कैलकुलेटर पे दिख रहा है तो इस पे लगा लेते हैं। तो ये हो गया 19,125, वैल्यू निकाल लेते हैं 1,27,500, तो ये हो गया 1,08,375। अच्छा यहाँ पर भी लगेगा 5,05,750 इंटू 15%, 7,5,8,6, 2.5 हम इसे 3 कर लेते हैं, 5,05,750, 429,887, 429,887, ठीक है। और एक बार लगाना पड़ेगा क्योंकि 19 में आके इन्होंने डिसाइड किया है कि चेंज करेंगे। ये कब का वैल्यू 1118, फिर से डेप्रिसिएशन WDV पे ही लग रहा है, ठीक है। 31 दिसंबर 18 पे भी WDV पे ही लगेगा क्योंकि इन्होंने डिसाइड कब किया है 1119, मतलब ये लास्ट ईयर है जब WDV पे ये लोग लगा रहे हैं। 15 डिवाइडेड बाई 100, तो 64,483, 64,483, और ये माइनस कर लेते हैं 429,887, तो 3,65,404, ठीक है। ये माइनस करने से ना 4 होगा, इसीलिए मैंने 4 लिखा, 3.8 है ना इसीलिए। अच्छा ये 1119 का वैल्यू हो गया। अब और ये वाला 1,08,375 इंटू 15%, 16,256 माइनस कर लेते हैं 1,08,375, तो ये वैल्यू हो गया 9,2,118, 9,2,118.7 है, हम 9 कर देते हैं इसे, ठीक है। वैसे भी ये माइनस करने से
5 मतलब ये 15 और ये 6 माइनस करने से 9 ही आएगा, ठीक है। तो ये एडजस्ट करने के लिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, 1119 हो गया। अच्छा, अब डिप्रिसिएशन क्या लगना बंद हो जाएगा? नहीं लगेगा ना, हमें डिप्रिसिएशन 31 दिसंबर 19 तक ही दिखाना है, लेकिन अब से डिप्रिसिएशन एसएलएम मेथड में लगेगा। अब फिर से डिप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 19 का, बट मेथड कौन सा होगा? यहाँ पर लिख देते एसएलएम। और अब तक कौन सा मेथड चल रहा था? डब्ल्यूटीपी। ऐसा क्यों? क्वेश्चन ही बता रहा है ना कि इतने दिन इन्होंने ऐसा मेथड फॉलो किया, उसके बाद 1 तारीख जब आया तब सोचे कि डेप्रिसिएशन बदल देंगे, एसएलएम कर देंगे, ठीक है। तो 1 तारीख को सोचे तो डेप्रिसिएशन कब लगता है? ईयर एंड में। तो 31 दिसंबर 19 में इसका इंपैक्ट दिखेगा, तो इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी एसेट खरीदा गया है 1119 के पहले, उस पे उसका लाइफ 6 साल माना जाएगा। तो 1119 के पहले तो दोनों ही खरीदे गए हैं। एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पर। On this date, remaining useful life of the asset life was assessed to 6 years for all the asset purchased before 1119. अच्छा, 1119 के पहले जितने भी एसेट खरीदे गए हैं with no scrap value and 10 years for the asset purchased on 1119. अच्छा, तो ये दोनों जो मैंने कॉलम बनाया है, ये दोनों एसेट ही 1119 के पहले खरीदा गया है। ये देखो 15 और 16। तो इसका एसएलएम मेथड में कैसे कैलकुलेशन होगा? ये हम लोग 6 इयर्स इसका जो है मतलब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मानेंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा? देखो एसएलएम मेथड में कैसे होता है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ डिवाइड हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू 0 बोला है, और यहाँ पर लग जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये वाले एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? इसका है 7 लाख, ठीक है। तो इसका 7 लाख है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? एक सेकेंड, नहीं ऐसे नहीं होगा, एक मिनट। 3,65,404। अच्छा, यहाँ पर प्रोसेस कैसे को ओरिजिनल कॉस्ट हमें लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कौन सा होगा, यहाँ कौन सा लेना है, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया है 1119 को। तो इस डेट पे जो एसेट का वैल्यू होगा उसी वैल्यू पे चेंज होगा। बात को समझो, यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन होता है। कभी कभी बोलता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दिखाओ। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दिखाने बोलने से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब हो जाता है कि शुरुआत से अगर हमारा एसएलएम लगता, तब हमें क्या करना पड़ता पता है? तब हम लोग को ये जो इतने साल डिप्रिसिएशन लग चुका है ना, कितना बार डिप्रिसिएशन लगा? 1 2 3 4, ये जो 4 बार डब्ल्यूटीपी पे लग चुका है, अगर ये भी एसएलएम में होता तो क्या होता? मतलब 7 लाख पे हमें डिप्रिसिएशन निकालना पड़ता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं बोला है रेट्रोस्पेक्टिव, क्वेश्चन में हमें बोला है इस डेट पे आके इन्होंने सोचा है कि डिप्रिसिएशन जो है वो 6 स्ट्रेट लाइन कर देंगे, और जो भी एसेट 19 के पहले का खरीदा हुआ है उस पे डिप्रिसिएशन 6 साल का मान के करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो ये वाला मानना पड़ेगा। तो ये हो गया 3,65,404 ये वाले एसेट के लिए। तो ये डिवाइड करने से कितना हो जाता है, चेक करो। डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया 60,900, 60,900। और यहाँ पर भी लगेगा इस पे कितना हो जाएगा? ये कॉमा देके दूसरा वाला भी दिखा देते हैं। 92,119 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6, 92,119 डिवाइडेड बाय 6, 15,353। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। 15,353। अब माइनस करते हैं, देखो 15,353 माइनस 92,119, तो ये हो जाएगा कितना आ रहा है? 76,766। ये मैंने 5 को 6 क्यों कर दिया? देखो 9 से 3 माइनस करने से इतना ही आएगा। तो कैलकुलेशन जो है ना वो एक मतलब सही तरीके से होगा ऐसे करने से। माइनस कर देते 6900, 304504, ठीक है, ये हो गया।
अब ओरिजिनल कॉस्ट वैसे तो दूसरा है, लेकिन हम लोगों ने ये बचा हुआ वैल्यू लगाया इसीलिए क्योंकि हमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिए नहीं बोला, हमें ये नहीं बोला है जब खरीदा गया था तब जो कॉस्ट था उसके ऊपर एसएलएम लगाओ, बोल रहा है इस डेट से एसएलएम सोचा है तो जो एसेट का वैल्यू उसी पे लगा देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के लैंग्वेज पे डिपेंड करता है क्या होगा। और जो एसेट 1119 के बाद में खरीदा गया है उसका 10 साल मानने के लिए बोला है, तो इसका कैलकुलेशन का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि 1119 में जो खरीदा गया 2 लाख वाला उस पर तो पहले कोई डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं है, तो वो खरीदा गया है 2 लाख पे और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 2 लाख रुपए माइनस स्क्रैप वैल्यू जो कि 0 है डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 20,000 का हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को प्रिपेयर क्या करने बोला है, देखो हम लोग को बोला है डिफरेंस दिखाओ डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। हमें प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2019 का। प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर 31 दिसंबर 2019 का। तो 31 दिसंबर 2019 में हम लोग के पास कितने सारे प्लांट है पता है, 3 प्लांट है, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो यहाँ पर ये अकाउंट जो है ये स्टार्ट होगा कब से, 1119 से, ठीक है। 1119 से स्टार्ट होगा। 1119 में हम लोगों के पास कुछ एसेट का ओपनिंग बैलेंस रहेगा और एक एसेट हम लोगों ने खरीदा होगा, ठीक है। तो जो खरीदा है उसका परचेज कॉस्ट यहाँ पर दे रखा है, ये देखो ये खरीदा है ना, खरीदने का डिटेल्स, प्लांट हैव बीन परचेज, तो ये 2 लाख जो खरीदा है वो 2 लाख है। और जो मशीन्स दो मशीन्स हमारे पास जो खरीदे गए हैं, सॉरी जो बचे हुए हैं, मतलब टू बैलेंस बीडी, तो यहाँ पर मशीन 1 और ये दे देते मशीन 2, ये एक्चुअली डिनोट कर देते हैं मशीन 3 से। तो ये देखो ये है 3,04,504 3,04,504। अच्छा लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना, देखो ये कब का वैल्यू है, ये जो बचा हुआ वैल्यू है ये देखो, हमें डेट ध्यान रखना चाहिए, ये 1120 का है, हमें 1119 का वैल्यू लिखना है, मतलब ये दोनों का टोटल, ठीक है। तो ध्यान से देखना चाहिए हमें, 3,65,404 ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाता है ना। 3,65,404 और M2 है 92,119 तो टोटल करने से कितना हो जाएगा, कत 57523 4,75,57523 बोला जाए, हाँ ठीक है 4,575,23, हाँ ठीक है ये वाला होगा। नहीं मेरा कैलकुलेटर कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा 31 दिसंबर 19 का, तो बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 3 मशीन का दिखेगा, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3, जिसमें से 1, 2 का तो कैलकुलेट कर चुके हैं, 60,900, 15,353 लिख लेते हैं, 60,900, 15,353 और M3 का कितना हो जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ब्रैकेट में करके दिखा देते हैं, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10, 10 साल बोला था ना ये सबका एसेट का डेप्रिसिएशन मानने, जो एक एक के बाद परचेज हुआ, एक 19 के बाद, तो ऐड करते हैं 20, 60, 80 और ये हो गया 95, 96,353 होगा, 96,253 होगा, चेक करते हैं, ठीक है हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया 60,900 प्लस 15,353 प्लस 20, 96,253 होगा, ठीक है 96,253। अब यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर 19 को बाई बैलेंस सीडी,
कितना बैलेंस बच रहा है। तो M1 M2 का बैलेंस हम लोगों ने वहां पर कैलकुलेशन किया, तब देख लिया। M3 का भी निकाल लेंगे। M2 का है ये, M1 का 3,04,504 3,04,504। M2 का है 76,766, ठीक है 766। और ये वाला कितना हो जाएगा, 2 लाख से ये 20,000 माइनस कर देना है। तो 2 लाख से अगर 20,000 माइनस कर देते हैं तो 1,80,000 होगा। और ये सबका टोटल 3,04,504 76,766 और 561,270। अब बस ऐड करने से दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए। प्लस 9,6,253 657,523। अच्छा ये इधर भी इतना होना चाहिए, देखते इतना हो रहा है कि नहीं। हाँ इतना ही होगा। ये देखो 4 लाख और 2 लाख 650, ये 57 आ गया 657। अच्छा हाँ वही तो है, मुझे लगा कुछ आ रहा है 657,523, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जैसे करने के लिए बोला था ना, हम लोगों ने जस्ट वैसे वैसे ही किया कि पहले डेप्रिसिएशन WDV पे चला अप टू 31 दिसंबर 18, क्योंकि 1119 से उन्होंने डिसाइड किया कि डेप्रिसिएशन चेंज कर देंगे। चेंज करने का भी बता दिया। जो एसेट हमारा 1119 के पहले खरीदा गया उन सब का ईयर 6 मान लो, स्क्रैप वैल्यू 0। और जो 19 से खरीदना स्टार्ट हुआ उस पे 10 साल मान के करो। और हमें सिर्फ 31 दिसंबर 19 का अकाउंट्स का जो है अकाउंट बनाने के लिए बोला गया। मशीनरी सॉरी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बन गया। तो ये एक तरीके का था, ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये काफी आसान है। ये सब क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये भी कोई अलग मेथड नहीं है, ये नया नया मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये कोई नया मेथड नहीं है। जैसे बोल रहा है मशीन कॉस्टिंग 6 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एज्यूमिंग 10 years वर्किंग लाइफ एंड nil residual value for the 3 years. The estimate of remaining useful life after 3rd year was reassessed at 5 years. तो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द 4th ईयर। तो क्या बोला है कि एक मशीन खरीदा गया है 6 लाख रुपए का, जिसका डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगता है, 10 साल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, और रेसिडुअल वैल्यू जो है वो कुछ भी नहीं, खाली, ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू 0 है फॉर 3 years, ठीक है। द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd year वाज रीअसेस्ड एट 5 year। ऐसा सोच उन्होंने 3 साल तक रखा कि जो एसेट मैंने 6 लाख का खरीदा उसका यूजफुल लाइफ हम लोग 10 साल मानेंगे, और उसका जो स्क्रैप है उसे हम लोग 0 मानेंगे। ऐसा उन्होंने सोच रखा 3 साल तक, ठीक है। फिर 3 साल बाद उन्होंने रीअसेस्ड कर दिया अपने सोच को, और उन्होंने ये, क्योंकि ये सब एस्टिमेशन के हिसाब से ही होता है ना। जैसे मुझे लगा हम अपना मोबाइल 2 साल यूज करेंगे, फिर लग रहा है नहीं 2 साल नहीं 1 ही साल करेंगे, या फिर मान लो ज्यादा 3 साल करेंगे, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd year कितना बोल रहा है, 5 साल करके बोला गया है। तो बोल रहा है 4th year का डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। इलस्ट्रेशन 11। तो पहले डेप्रिसिएशन कैसे लग रहा था, डेप्रिसिएशन पर एनम हो रहा था ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप जो कि 0 है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10, यानी हो गया 60,000 पर एनम। ऐसा कितना साल डेप्रिसिएशन चला, ऐसे 3 साल डेप्रिसिएशन चला, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम फॉर 3 years टोटल करके दिखाते कितना होगा, 60,000 इंटू 3 यानी 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 इतना डेप्रिसिएशन लग गया। तो इतना डेप्रिसिएशन लगने के बाद एसेट का वैल्यू कितना बना, तो वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ द, ये क्या था एसेट, क्या था मशीन, बुक वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 3rd year। 3rd year तक सेम प्रोसेस में लगा, तो 3rd year के एंड में इसका वैल्यू क्या होगा। एसेट था 6 लाख का और डेप्रिसिएशन लग चुका है 1,80,000 का।
तो इसके बाद इसका वैल्यू बच रहा है 4,20,000 का, ठीक है, 4,20,000 का बुक वैल्यू बच रहा है। अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना होना चाहिए? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर प्रीवियस एस्टिमेशन, अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो इस तरह से डिफाइन करना चाहिए। प्रीवियस एस्टिमेशन के हिसाब से कितना है? 10 साल सोचे थे, उसमें 3 साल हो गया, तो 10 में से 3 चला जाए तो 7 साल होता है प्रीवियस एस्टिमेशन के हिसाब से। लेकिन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर करेंट या फिर रिवाइज्ड एस्टिमेशन कितना हो जाएगा? यहाँ पर बोला है 5 साल, ठीक है, 5 ईयर, क्वेश्चन बता दिया है 5 ईयर। तो डेप्रिसिएशन अब से कितना हो जाएगा? डेप्रिसिएशन पर एनम फ्रॉम फोर्थ ईयर से डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? रह रहा है मेथड वही एसएलएम में रह रहा है, बस ईयर को रीअसेस्ट कर दिया है। तो वैल्यू कितना है? 4,20,000। एसेट का वैल्यू कितना है? 4,20,000 और यूजफुल लाइफ कितना है? 5। तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5 करने से आ जाएगा 84,000 पर एनम, ठीक है। तो ये कोई नया मेथड नहीं है, जस्ट एक अकाउंटिंग टेक्निक है। अगर हमें क्वेश्चन ऐसे बोल दे तो ऐसा करना चाहिए, जस्ट इस क्वेश्चन की तरह। देखो यहाँ तक एक तरह का डिप्रिसिएशन लगा, उसके बाद बोला गया कि एसएलएम लगा दो, तो ये जो वैल्यू है बचा हुआ उस पे हम लोगों ने एसएलएम को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर एसएलएम जो था उसको एसएलएम ही रख रहे हैं, बस जो यूजफुल लाइफ है उसको चेंज कर रहे हैं। तो 3 साल बाद यूजफुल लाइफ जबकि 7 साल दिखना चाहिए था, इनके हिसाब से इन्होंने 5 मतलब कम कर दिया, ठीक है। इनको पहले लगा था ऐसे 10 साल यूज करेंगे, 3 साल यूज करने के बाद बोल रहे नहीं अब और 7 साल नहीं 5 साल ही करेंगे। तो जिस दिन ये डिसाइड किया उस दिन एसेट का जो वैल्यू होगा उस हिसाब से चेंजेस मेथड पे अप्लाई करवाना होता है, तो वही कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये कोई नया मेथड लेकिन नहीं है, जस्ट एक प्रोसेस है। अच्छा, ऐसा फिर से क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्या बोला है देखो, ए मशीन कॉस्ट 12 lakh is depreciated straight line assuming 10 years working life and zero residual value for 3 years. At the end of the third year, the machine was revalued upward by 60,000. The remaining useful life reassessed at 9 years. ठीक है, तो बोल रहा है पहले मशीन का कॉस्ट था 12 लाख और स्ट्रेट लाइन मेथड पे 10 साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाया था इन्होंने 3 साल तक। तो पहले देख लेते हैं कि 3 साल तक मशीन का वैल्यू कितना चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर लिखते हैं depreciation per annum for 3 years under SLN is original cost 12 lakh, scrap value 0 divided by 10 into 3 कर दे डायरेक्टली तो भी हो जाएगा, या फिर अलग से चाहो तो भी कर सकते हो, 1,20,000 डेप्रिसिएशन पर एनम लिख देते हैं फिर, ठीक है। 3 ईयर नीचे लिख देंगे, फिर यहाँ पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर इज 1,20,000 इंटू 3। 3 बार ऐसा करके डिप्रिसिएशन लगा है, क्योंकि एसएलएम है तो सेम वैल्यू लगता जाएगा, तो ये हो गया 3,60,000 का। तो अब लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद बुक वैल्यू ऑफ एसेट कितना बन रहा होगा? एसेट था 12 लाख का, डेप्रिसिएशन लग चुका है 3,60,000 का, तो यहाँ पर वैल्यू कितना होगा? 12 लाख माइनस 3,60,000, 8,40,000। 8,40,000 बुक वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या बोल रहा है? एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मशीन को अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया गया है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि मशीन के वैल्यू को बढ़ाया गया है। अब ऐसे ही कैसे बढ़ा दिया जाता है? एक्चुअली ये सब AS10 का रूल्स है। AS10 के हिसाब से बोला गया है कि अगर हमें मशीन को रिकॉर्ड करना है और वहां पर हमें जो मार्केट वैल्यू मशीन का चल रहा है और हम लोगों ने जो वैल्यू पे डेप्रिसिएशन के बाद दिखाया हुआ है उसमें अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इन दैट
किस फेयर वैल्यू के साथ एट पर होने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा ज्यादा डिस्कशन हो जाएगा, इस पे ज्यादा हम बोलना नहीं चाह रहे, बस इतना बोलेंगे कि रिवैल्यू मतलब वैल्यू को चेंज किया गया है। अब चेंज कैसे हुआ है, बोल रहे अपवर्ड, मतलब ज्यादा, 60,000 से ज्यादा कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है उसका डिस्कशन AS 10 में होता है, अभी हम ज्यादा नहीं बोल रहे इस पे। अपवर्ड कर दिया गया है तो हम लोग भी कर लेंगे। तो 3 साल बाद मशीन का वैल्यू जो भी है उसको 60,000 से ज्यादा कर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर रिवैल्यूएशन, लेखो 9 आफ्टर रिवैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ मशीन है, क्या है, हाँ मशीन इज, कॉस्ट नहीं एक्चुअली लिखना चाहिए बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितना बनता है 8,40,000, ये तो एक्चुअली है। अब ये लोग 60,000 बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दिया मैंने, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये 9 लाख रुपीज बुक वैल्यू ऑफ द मशीन हमारा हो गया 9 लाख रुपीज। अब क्या बोला है, अब बोल रहा है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन्होंने रीअसेस्ड किया है 9 इयर्स, लेकिन कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखते हैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज प्रीवियस एस्टिमेशन। पहले के एस्टिमेशन के हिसाब से यूजफुल लाइफ कितना होना चाहिए, इन्होंने सोचा था कि एसेट को 10 साल यूज करेंगे, 3 साल कर लिया तो 7 साल होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज रिवाइज्ड एस्टिमेशन, जो इन्होंने एस्टिमेशन को चेंज कर दिया उसके हिसाब से बोल रहा है कि 9 साल बढ़ा दिया, ठीक है। सोचा था 7 साल ही और यूज करेंगे बट 9 साल हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन 4th ईयर का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर। तो 4th ईयर में बुक वैल्यू ऑफ द एसेट कितना है, 4th ईयर में बुक वैल्यू ऑफ द एसेट आया 9 लाख, ठीक है। मतलब 4th ईयर का डिप्रिसिएशन चाहिए तो हमें 4th ईयर का एकदम स्टार्टिंग, मतलब ओपनिंग ऑफ द 4th ईयर में एसेट का वैल्यू चाहिए, तो क्लोजिंग ऑफ द 3rd ईयर मतलब ही तो ओपनिंग ऑफ द 4th ईयर होता है। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो एस्टिमेटेड यूज, अगर कोई स्क्रैप होता तो यहाँ पर लेस होता है, नहीं तो 0, ठीक है। नहीं है 0, 0 लिखना जरूरी नहीं है, बट हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि यहाँ स्क्रैप माइनस नहीं होगा, अगर स्क्रैप होता तो स्क्रैप भी माइनस होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर दिया नहीं है, कोई भी क्वेश्चन में स्क्रैप नहीं दिया। तो ये हो गया 1 लाख रुपीज। तो डिप्रिसिएशन 4th ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज हो जाएगा। हमें बस इतना ही पूछा था कि डिप्रिसिएशन बता दो 4th ईयर के लिए कितना। अच्छा, फिर यहाँ पर ये सब हम लोग करेंगे बाद में, नॉलेज के लिए जो MCQs वगैरह है इसको करेंगे, पहले हम लोग जो भी लेंदी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अभी जो नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तो हमें वो लॉजिक पता होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है, जो प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, प्रोविजन का एक प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6, यहाँ पर क्या बोला है, ऑन 1st April 2018 ए फर्म परचेज अ मशीन फॉर 2 लाख, on 1st October in the same accounting year additional machine costing 1 lakh was purchased। अच्छा, तो इसको ड्रॉ भी करते जाते क्योंकि बड़ा है क्वेश्चन, दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर परचेज हुआ है 1st April 18 को, परचेज हुआ है कितने का, 2 लाख का। अच्छा, उसी अकाउंटिंग ईयर में 1st October इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, तो 1st October यानी 10/18 में फिर से परचेज हुआ है कितने का मशीन, 1 लाख। अच्छा, 1 लाख रुपीज का फिर से मशीन परचेज हुआ है ऑन 1st October 19। अब 1st October 19 कब आएगा, यहाँ पर लिख देते 1st October 19। अब ये ईयर तो एंड होना चाहिए, ठीक है। अब इसका ईयर एंड कब होगा, अप्रैल में स्टार्टिंग है तो खत्म होना चाहिए 31 मार्च 19, ठीक है। ये पूरा 1 साल हो गया। अब बोल रहा है नेक्स्ट ईयर कब खत्म होगा, इसका मतलब 31 मार्च जो है 20 में खत्म होगा। अच्छा, 1st October 19 में क्या हुआ है, बोल रहा है द मशीन परचेज्ड ऑन 1st April 18 हैविंग बिकम ऑब्सोलेट। 1st April 18 में जो मशीन खरीदा गया है ये बोल रहा है कि ऑब्सोलेट हो गया। ऑब्सोलेट मतलब किसी काम का नहीं रहा। इस डेट पे ये वाले मशीन को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया 90,000 पे, तो ये हो गया सोल्ड 90,000।
अच्छा, on 1st October 20 न्यू मशीन वाज परचेज फॉर 2,50,000. अब 1st October 20 मतलब फिर से और एक साल. फर्स्ट अक्टूबर 20 में यहाँ पर बोल रहा है मशीन परचेस हुआ है 2,50,000 परचेज. While the machine purchased on 1st October 18, लेकिन 1st October 18 में जो मशीन परचेज हुआ था मतलब ये वाला, ठीक है, इसका क्या बोल रहा है, 1st October 18 was sold for 85,000 on the same date. अच्छा, इस डेट पे ये यहाँ पर ये वाला मशीन बिक गया है, सोल्ड कितने में बिका है, 85,000. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द फर्म प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन इट्स मशीन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. तो जो डेप्रिसिएशन का प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है. डेप्रिसिएशन जो है ऑन एसएलएम, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब एसएलएम होता है, मैंने नाम सारा लिखवाया था जब स्टार्ट किया था चैप्टर, 10% पर एनम. अच्छा, अब बोल रहा है सो मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 3 अकाउंटिंग ईयर्स एंडिंग 31st मार्च 2021. 3 साल का हमें अकाउंट दिखाना है, मशीन का भी दिखाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी दिखाना है और मशीनरी डिस्पोजल का नहीं डेप्रिसिएशन का दिखाना है. अच्छा, यहाँ देखो अलग चीज बता दिया, बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओ और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ. ठीक है, डिस्पोजल बनाने के लिए नहीं बोला है. तो देखो कैसे होगा, तो यहाँ पर पहले बनाएंगे मशीन अकाउंट. ये जगह जो है रख देते हैं बिकॉज ऑफ वर्किंग नोट, यहाँ पर हम बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट. इतना तो जगह लगेगा. डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं तो क्या होता है ना, ज्यादा मुझे वहां पर फिर अकाउंट को हटाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो जगह कम होने पे हटाना पड़ता है. तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट बना लेते हैं. पहले यहाँ पर लिखेंगे, पहले मशीन काउंट कर लेते हैं, मशीन 1, मशीन 2, फिर परचेज यानी मशीन 3, 3 मशीन, मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3. अच्छा, पहला मशीन 1 का परचेज हुआ है 2 लाख रुपीज से 1418. तो यहाँ पर लिखते हैं 1418 को परचेज हुआ है 2 लाख से. और इसी साल 1 अक्टूबर 18 को दूसरा मशीन परचेज हुआ है. 1 अक्टूबर 18 को फिर से मशीन परचेज हुआ है जो कि मशीन 2 है 1 लाख रुपीज का. अब इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन 31 मार्च 19 का, यहाँ पर लगेगा लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन. ठीक है. अच्छा, डेप्रिसिएशन जो लगेगा कितने परसेंटेज पे लगेगा, एसएलएम पे लगेगा, यहाँ पर बता दिया है 10%, 10% पर एनम बेसिस पे लगेगा. ठीक है, तो ये तो पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा क्योंकि ये पहला मशीन जो है देखो 1/4 को खरीदा गया तो 31 मार्च 19 तक का इसका एक साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा यहाँ पर 20,000. ठीक है. अच्छा, अब इस पे कितना होगा, 1 अक्टूबर को खरीदा गया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, इसमें 6 मंथ्स का लगेगा. ठीक है, तो इस पे पहला डेप्रिसिएशन 12 मंथ्स का लगा. तुम लोग अपने हिसाब से चाहो तो इसके यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो समझने के लिए, हम इतना नहीं लिख रहे, नहीं तो मेरा यहाँ पर जो है पूरा हैजर्ड्स हो जाएगा. तो ये देखो इस पे 6 मंथ्स का लगेगा क्योंकि ये अक्टूबर को खरीदा गया है तो 6 मंथ्स यानी 5% कर दो हो जाएगा. यहाँ पर 5,000 लगेगा क्योंकि 1 लाख पे 10% मतलब 10,000 होता है, ये पूरे 12 महीने का है तो इसका मतलब 6 महीने का 5,000 हो जाएगा. तो यहाँ पर बचा हुआ वैल्यू हो जाएगा 1,80,000 और ये हो जाएगा हम लोगों का 95,000. ठीक है, ये वैल्यू हम लोग का बच जाता है.
अच्छा, इसके बाद ये वाला ईयर खत्म हो गया, फिर ये वाला ईयर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर एक मशीन बिक गया, कौन सा वाला, ये वाला मशीन बिक जाएगा। मतलब मशीन 1 सेल हो जा रहा है नेक्स्ट ईयर, जो भी हम लोग परफॉर्म करने वाले 1 अक्टूबर 19 को। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर 19। यहाँ पर डिप्रिशिएशन इस मशीन पे लगेगा। तो ये कब का है, ये है 1 अप्रैल 19। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर कितना दिन होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर का 1 तारीख है, मतलब सितंबर का एंड तक 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर SLM मेथड बोला है तो 10,000 डिप्रिशिएशन लगेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 2 लाख पे पूरा कितना लगना चाहिए, 10% इंटू कितना हो जाएगा, 10% इंटू 6/12 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि SLM मेथड पे लगेगा तो इस तरह से ही होगा ना। तो ये हो गया, यहाँ पर माइनस करने से 1,70,000। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं अगर प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये 20,000 कैसे आया, ये 20,000 कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। 2 लाख इंटू 10% इंटू 12/12। और ये वाला कैसे आया, 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। ठीक है, और ये वाला कैसे आया, 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 काउंटिंग के हिसाब से। ठीक है, ये समझने के लिए लिख दिया। अच्छा, ये मशीन इस डेट पे बिक जाएगा कितने में, 90,000 पे। अब चेक करते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है। सोल्ड 90,000, लॉस है क्योंकि 1,70,000 का मशीन अगर 90 में बिकेगा तो लॉस ही होगा। 1,70,000 80,000 का लॉस। ठीक है, इसको लॉस बोल के रिकॉर्ड कर लेते हैं, लॉस हो गया 80,000 का। अच्छा, लेकिन ये सेकेंड वाला मशीन तो रह गया, इसका पूरे साल यूज होगा, इसका डिप्रिशिएशन लगाएंगे 31 मार्च, यहाँ पर लिखते हैं 31 मार्च 19 तक का इसका पूरा डिप्रिशिएशन लगेगा। तो 10% लगेगा 1 लाख पे, यानी 10,000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगना चाहिए। तो ये वैल्यू आ जाएगा 85,000। ये कब का वैल्यू आया, 1419 का वैल्यू आ गया, 1490। ठीक है, एक मिनट, शायद मैंने डेट गलत लिख दिया, 20 होना चाहिए, ये 1419 था, ये हम लोग का 1419 था। ये 31 मार्च, ये 19 का नहीं लगेगा, ये 20 का लग, ये 20 हो जाएगा, ये 1420 हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ तक का। अब इसके बाद यहाँ से हमारे पास दो ही एक मशीन था जो कि वो भी बिक गया, ये वाला मशीन 2, ये भी बिक जाएगा 85,000 में 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं 1 अक्टूबर 20 में, 20 में ये मशीन बिक गया 85,000 में। तो इतने दिन का डिप्रिशिएशन लगाएंगे तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स मतलब 5,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 80,000। 80,000 का मशीन को बेचा जा रहा है 85,000 पे, तो प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ये बेचा जा रहा है हम लोगों का 85,000 पे। जगह नहीं हो रहा है पीछे, तो मैंने अकाउंट बनाने 18 কিভাবে হলো बोला, ওই 1,70,000টার ওই ডেটটা বুঝতে পারলাম এটা 20, দিকটা ঠিক করেছে, দিকটা পড়া 20 হবে তো, এটা 1 অক্টোবর। হুম, এটা एक्चुअली এটা 20 হবে না, ये 110 का है ना, तो ये 110 का ही डेट होगा। 110 सितंबर को इतना वैल्यू है, ये बेच दिया हम लोगों ने उसी डेट पे 1 सितंबर 19 पे। तो ये लॉस कब का हो रहा है, 1 सितंबर 19 को गलती से लिख दिया था मैंने। और यहाँ पर 1 सितंबर बोल रहे हैं 1 अक्टूबर, और इसका मुझे लिखना है 85,000। लेकिन हम लिखे कैसे, मेरा जगह काफी कम हो गया। एक काम करते हैं हम ना, इसको थोड़ा सा, ये 10,000 है, इसे लिख लेते हैं 31, यहाँ पर लिखते हैं 31 मार्च 20, यहाँ पर हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो 85,000, ये हो गया 1420 का वैल्यू। फिर यहाँ पर 1 अक्टूबर 21, 1 अक्टूबर 21 का यहाँ पर 20 का, सॉरी 1 अक्टूबर 20 का यहाँ पर हमारा डिप्रिशिएशन लगेगा 5,000। तो ये बन जाएगा 80,000, 80,000 हो जाएगा यहाँ पर। और ये इसी डेट पे सेल हो जाएगा, सोल्ड कितने में सेल हुआ, 85, तो 5,000 का प्रॉफिट।
5,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसी में हो गया। और मशीन 3 इसी डेट पे खरीदा गया 1 अक्टूबर 20 को। परचेज कितने से खरीदा गया है? 2,50,000 या फिर 50, क्या लिखा है मैंने, 2,50,000 ऑन द सेम डेट वाज, हाँ 2,50,000। अब इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 21 तक, 31 मार्च 21, और इसका 1 अप्रैल 21 तक का हमें बैलेंस मिल जाएगा 10% करके, अक्टूबर से मार्च। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स, मतलब 5% लगाने से हो जाएगा। 2,50,000 पे 5%, 12,500, 237,500। ठीक हुआ है? तो रिवर्स करके देख लेते हैं। हाँ ठीक हुआ है, चलो कैलकुलेशन ठीक हुआ है। अब हम लोग अकाउंट बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें बोला है मशीन अकाउंट बनाओ, और जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट कभी भी बोलेगा तो मशीन जो है यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। देखो यहाँ डिप्रिसिएशन अकाउंट को भी ना बनाने के लिए बोला है। बाकी क्वेश्चन में अगर प्रोविजन बोलता है तो हमें डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोलता है। वैसे चाहे तो हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि एंट्री क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन डिस्पोजल यहाँ बनाने के लिए नहीं बोला है, यानी सेल वेल होगा तो इसी में दिखाना पड़ेगा। अगर मशीन सेल हो भी रहा है, यहाँ पर हो भी रहा है, तो कहाँ दिखाएंगे, डिस्पोजल में दिखाते हैं। बट डिस्पोजल अकाउंट नहीं है तो मशीन अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है सीक्वेंस के साथ चलते हैं। मशीन परचेज हुआ है 1/4 को, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/4/18 टू बैंक, यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद ये 1/10/18 को फिर से परचेज हुआ है, 1/10/18 को फिर से परचेज हुआ है टू बैंक परचेज, परचेज यहाँ पर हो जाएगा 1। अच्छा, खरीद लिया। अब डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन का एंट्री होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट में पहला डिप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 19 का, चेक कर लो 31 मार्च 19 का लगेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होता है, तो टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ठीक है, कितना डिप्रिसिएशन लगेगा, इस साल के एंड में 2 मशीन पे डिप्रिसिएशन लगेगा, दोनों का टोटल कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम टोटल के हिसाब से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखो 20,000 और 5,000, 31 मार्च 19 का वर्किंग नोट देख के, या तो चाहो तो ब्रैकेट में ये दोनों को ऐड करके भी दिखा सकते हो, ऐसे करके तो थोड़ा ज्यादा जगह लग जाएगा, और कुछ नहीं। 20,000 प्लस 5,000, यहाँ पर 25,000 डिप्रिसिएशन हो गया। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी करेंगे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन, सारा चीज जो है साइमल्टेनियसली करेंगे, बाय डिप्रिसिएशन। यहाँ पर हो जाएगा वही 20,000 प्लस 5,000, तो 25,000। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा, पहले अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। एक साल जब खत्म हो गया तो अकाउंट को क्लोज करना जरूरी होता है। तो मशीन अकाउंट क्लोज करते हैं, पहले ये बना हुआ है तो इसी को क्लोज कर लेते हैं। ये 3 लाख हो गया। डेट, क्लोजिंग डेट 31 मार्च का होगा 19 बाई बैलेंस सीडी, कितना लिखेंगे, 3 लाख, यहाँ पर लिख देंगे 3 लाख। ये क्लोज हो गया। अब ये डिप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज करेंगे, तो इसमें भी लिखना पड़ेगा। ये डिप्रिसिएशन कहाँ क्लोज होता है, हमेशा पीएल में क्लोज होगा, तो बाई पीएल, इसका बैलेंस नहीं होता है, ये पीएल में क्लोज होता है, तो 25,000। सिंगल डेटा है तो तुम लोग चाहो तो टोटल लिख भी सकते हो, या सिंगल लिख के भी क्लोज कर सकते हो। अब ये वाला भी क्लोज करेंगे, ये इधर क्लोज होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 31 मार्च 19 टू बैलेंस सीडी 25,000। अच्छा, कंप्लीट। अब सबका ओपनिंग करेंगे, मतलब ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो 1/4/19 का लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। सबसे पहले ओपनिंग कर लेते हैं ताकि हमसे कोई गलत ना हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेशंस देखें। 3 लाख
अच्छा, इसका कुछ ओपनिंग नहीं होगा क्योंकि इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता है, इसका हो जाएगा 1419 को लिखेंगे बाई बैलेंस BD। अभी तक जो भी मशीन है उस पे टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है 25,000। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर मतलब ये वाले ईयर में चलते हैं। ये वाले ईयर में एक सेल हुआ है, बाकी और कुछ नहीं हुआ है। कौन सा मशीन बिक गया? पहला वाला मशीन, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन तो हम लोग कर रखे हैं। अब एंट्रीज कैसे होगा ये देखो। तो जो मशीन बिक गया है वो उसका कैश मिल रहा है, हमें पैसा मिल रहा है, उसका एंट्री होना चाहिए और वो जितना दिन यूज हुआ उतने दिन का उसका डिप्रिसिएशन होना चाहिए, फिर प्रॉफिट लॉस चेक करना चाहिए। तो जो मशीन बिक रहा है उस पे अभी तक का कितना डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये देखो उस पे अभी डिप्रिसिएशन लगेगा 10,000। तो हम लोग डिप्रिसिएशन अकाउंट में इस पॉइंट को पहले लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर 19 टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। जो मशीन सेल हो रहा है उसका 10,000, ठीक है। 10,000 डिप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, अब ये वाला यहाँ पर भी रिकॉर्ड होना चाहिए, ये वाला चीज यहाँ पर भी रिकॉर्ड होना चाहिए डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर 19 को बाई डिप्रिसिएशन बोल के यहाँ पर लिख देंगे 10,000। जो मशीन 1 है, चाहो तो यहाँ पर मशीन 1 लिख लो, और ये दोनों है मशीन 1 प्लस मशीन 2, समझने के लिए अगर चाहो तो लिख सकते हो। और ये भी मशीन 1 और मशीन 2 का ही बैलेंस है, ठीक है। हम ज्यादा नहीं लिख रहे, नहीं तो पूरा जो है यहाँ पर हैजर्ड्स हो जाएगा, यहाँ पर हटा देते, ठीक है। तो ये मशीन जो हमारा बिक रहा है उसका मैंने यहाँ पर डिप्रिसिएशन लिख दिया। अब सेल होगा तो पैसा मिलेगा, पैसे का रिकॉर्ड कहाँ करें? देखो नॉर्मली हम लोग डिस्पोजल अकाउंट में करते हैं, लेकिन यहाँ डिस्पोजल अकाउंट नहीं है तो मशीनरी अकाउंट में करेंगे ना। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलो? जब मशीन बिकेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट तो होना ही पड़ेगा, वो तो होगा ही। तो क्या हम लोग क्या लिखने से सुटेबल होगा? टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये तो गलत बात है, कभी नहीं होगा ना। तो टू डिप्रिसिएशन होगा, हाँ टू मशीन जरूर हो सकता है, तो हम लोग इसको मशीन अकाउंट में दिखाएंगे। तो ये सब जो है हमें खुद से समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो पैसा मिल रहा है जब एसेट बिकेगा, तो इसका एंट्री हमें कहां पर, कौन से अकाउंट में दिखाना चाहिए? ये वाले अकाउंट में दिखाएंगे, बाई बैंक सेल। कितना मिला? 90,000। देख लेते हैं, 90,000 मिला, हाँ। और लॉस कितना हुआ? 80,000। तो बाई PL बोल के 80,000 दिखा देंगे। यहाँ पर दिखाएंगे बाई PL लॉस ऑन सेल, ये हो जाएगा 80,000, ठीक है। ये लॉस ऑन सेल 80,000 हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बैलेंस करके दिखा देना चाहिए, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने एक चीज सीखा था। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, ये देखो, ये जो यहाँ पर ये ईयर एंड होगा तो 31 मार्च 20 को डिप्रिसिएशन लगेगा, वो भी दिखा देते हैं, फिर ना क्लोज करेंगे। उसके पहले कैसे क्लोज करेंगे? तो 31 मार्च 2020 को जो डिप्रिसिएशन लगेगा उसको भी हमें दिखाना पड़ेगा, और उसको हम लोग क्या लिखेंगे? सेम इसी तरह से, टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। 31 मार्च 20 का डिप्रिसिएशन हो जाएगा सिर्फ ये वाला, ये 10,000। एक ही मशीन है जिसपे डिप्रिसिएशन इस साल लगेगा पूरे 1 साल का, तो ये हो गया फिर से 10,000, ठीक है। अब ये दोनों कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? मतलब 31 मार्च 20 को PL में कितना डिप्रिसिएशन गया? टोटल 20,000 रुपए का डिप्रिसिएशन गया, ठीक है। ये क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर ये क्लोज कर लेते हैं क्योंकि ये क्लोज हो जा रहा है। अब क्रॉस पोस्टिंग करेंगे प्रोविजन वाले अकाउंट में इसका, तो बाई डिप्रिसिएशन 31 मार्च यहाँ पर 20 का बाई डिप्रिसिएशन 10,000, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 10 10 20 और ये 45,000, ठीक है। ये 45,000 और ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 20 में टू, यहाँ पर क्या बोल के क्लोज होगा? टू। अच्छा, यहाँ पर भी लेकिन एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट सोचने वाला है। यहाँ पर हम लोग कौन सा डिप्रिसिएशन दिखाते हैं? जो मशीन है और जो चला गया उसको एलिमिनेट कर देते हैं। वो हम लोगों ने प्रोविजन अकाउंट में लास्ट दिन भी सीखा था, जो मशीन चला जाएगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो जो मशीन बिक गया उसका अब तक का जितना डिप्रिसिएशन, इधर क्या दिखता है? टोटल डिप्रिसिएशन। जो मशीन बिक गया उसका टोटल डिप्रिसिएशन हटा देना चाहिए। उस पर टोटल डिप्रिसिएशन अब तक कितना लगा है? 2010। मतलब 30,000 का एक्यूमुलेट, मतलब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हमारा यहाँ से एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो एलिमिनेट करने से क्या लिखेंगे?
लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू मशीन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम लोग मशीनरी डिस्पोजल पे लिखते थे। अगर लास्ट दिन का क्वेश्चन देखोगे डिस्पोजल अकाउंट था, इसीलिए हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ये देखो टू मशीनरी डिस्पोजल बोल के दिखाया था। तो ये रूल्स क्या होता है कि यहाँ पर क्या दिखाते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जितना मशीन है अभी तक जितना लगा है, लेकिन अगर कोई मशीन बिक जाएगा तो ये टोटल को भी तो रिड्यूस करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास 100 रुपए है, उसमें से मेरा अगर 10 रुपया खर्चा हो गया तो मेरे पास 90 है ना, तो वैसे ही तो यहाँ पर कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास मशीनरी डिस्पोजल नहीं है तो मशीनरी अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30,000, वैसे भी चाहो तो देख सकते हो, ये मशीन 1 का था 20,000 और 10,000 भी मशीन 1 का है, ये देखो। या फिर तुम लोग वर्किंग नोट से भी देख सकते हो, तभी तो मैंने वर्किंग नोट बना के दिया है। तो ये हो गया 30,000, और जो एसेट्स बचे हुए हैं उनका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पर दिखाएंगे, ताकि ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से सिर्फ वही दिखे, ठीक है। तो जो एसेट बचे हुए, बचा हुआ कौन सा है, इस डेट पे एक ही एसेट बचा हुआ है, कौन सा, ये सेकंड वाला। इस पे अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है, 5,000 और 5,000 10,000। तुम लोग बैलेंस करके भी देखोगे तो 10,000 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया 45,000, 10,000 तो नहीं आ रहा है, 15,000 आ रहा है। चेक कर लेते हैं क्यों 15,000 आया, शायद मैंने कुछ गलत दिखा दिया, देखते हैं। यहाँ पर देखो अभी तक जो डेप्रिसिएशन लगा, हाँ 5,000 और 10,000, 15,000, 31 मार्च 20 तक का 15,000 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होना चाहिए। मैंने ये 2 10 बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 15,000 का डेप्रिसिएशन हम लोग का बचा हुआ है, मतलब इस डेट पे 31 मार्च 20 पे हमारे पास जितने भी मशीन पड़े हुए, जबकि यहाँ पर एक ही मशीन पड़ा है, मशीन को उसका डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, ताकि जब ओपनिंग हो तो वही दिखे, क्योंकि जो मशीन है नहीं उसका डेप्रिसिएशन हम लोग नेक्स्ट ईयर क्यों ब्रॉट डाउन करके लेके जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब जैसे यहाँ मशीनरी अकाउंट लिखा है, इसका क्रॉस पोस्टिंग मशीनरी अकाउंट में होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 31 मार्च 20 को बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल के, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल के यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 30,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 लाख का मशीन था, उसमें से कुछ बिक गया तो कुछ बैलेंस बचेगा, वो चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है, -80 माइनस ऐड, अच्छा 1 लाख होगा, ये क्या हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। जो मशीन बचा हुआ है उसका वैल्यू कितना है 1 लाख है, ठीक है। ये देखो 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेगा ना, मतलब 1 लाख वाला मशीन ही यहाँ तक बचा हुआ है और कुछ बचा हुआ नहीं है, बाकी मशीन चला गया। अब ये देखो 2 लाख और 1 लाख का मशीन था, ठीक है, टोटल 3 लाख का मशीन था, 3 लाख में से 2 लाख वाला मशीन चला गया, और वो कैसे गया, 2 लाख वाले मशीन से रिकवरी 90,000 का, ठीक है, उस पे लॉस 80,000 का, और उस पे डेप्रिसिएशन 30,000 का, तो टोटल कर लो, ठीक है। अगर 90,000 का मशीन, 90,000 में मशीन बेच के अगर 80,000 का लॉस होता है, तो मशीन का कॉस्ट बेचने के टाइम 1,70,000 दिख रहा होगा, और 30,000 का अगर यूज कर चुके हैं तो दोनों का मिला के 2 लाख होता है। तो 2 लाख के मशीन का ये कंडीशन हुआ है, यूज करने के लिए, बेचने के बाद, और ये लॉस होने की वजह से, ठीक है। तो बचा हुआ मशीन कौन सा है, 1 लाख वाला, देखो बैलेंस करके ऑटोमेटिकली 1 लाख दिख रहा है, हो गया ये वाला। अब सारे अकाउंट का फिर से ओपनिंग करना है, ठीक है, और यही लास्ट हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पर ओपनिंग करेंगे 1,420, 1,420 में यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 1 लाख। अच्छा, इसका भी ओपनिंग, इसमें तो कुछ ओपनिंग नहीं होता है, इसका ओपनिंग हो जाएगा 1,4 बाई बैलेंस बीडी 15,000, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी 15,000। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 अक्टूबर को मशीन परचेज भी हुआ, मशीन बिका भी, तो चलो 1 अक्टूबर को परचेज एंड सेल दोनों हुआ, तो यहाँ पर परचेज तो इधर रिकॉर्ड होगा, टू बैंक परचेज 2,50,000 से परचेज,
2,50,000 से परचेज हुआ। बिका कौन सा? 85,000 में बिका मशीन 2, ठीक है, मशीन 2 बिक गया 85,000 पे। चलो तो इसका क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो मशीन बिक गया उसका अब तक का डिप्रिसिएशन। 1 अक्टूबर 20 को बिका तो 2 प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अक्टूबर में दिखा रहा है, मतलब वो वाले मशीन का दिखा रहे जो यहाँ तक यूज हुआ 1 अक्टूबर तक। ये देखो कितना दिख रहा है? 5,000, ठीक है। बिका कितना में है? 85,000, तो यहाँ पर दिखाएंगे 5,000। यहाँ पर मैंने लिख दिया जो मशीन बिका उसका डिप्रिसिएशन तब तक का, सेल करने तक का 5,000। अब इसका करेंगे क्रॉस पोस्टिंग। तो 1 अक्टूबर 2020 में लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन बोल के जो मशीन सेल हो रहा है उसका 5,000, ठीक है। अच्छा, अब 31 मार्च को क्या करेंगे? 31 मार्च 21 को सारे मतलब यहाँ पर, अच्छा पहले सेल जो हुआ उसका भी तो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा इसके तरह। तो यहाँ पर सेल जो हुआ उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। 1 अक्टूबर 20 को बाय बैंक बोल के 85,000 मिला, ठीक है। सेल करके 85,000 मिला और 5,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे 85,000 और यहाँ पर लिख देंगे 2PL 1 अक्टूबर 20 को प्रॉफिट ऑन सेल। ये हो गया हम लोग का 5,000, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल। ये भी रिकॉर्ड कर लिया। तो यहां तक जो मशीन बिका उसका सारा कैलकुलेशन कर लिया। अब जो खरीदा उसका डिप्रिसिएशन हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो उसका डिप्रिसिएशन 12,500, तो ये लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोल के 12,500। 31 मार्च 21 को टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 12,500, ठीक है, 12,500। अच्छा, अब इसका टोटल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 17,500, क्योंकि यहाँ पर तो और कुछ आएगा नहीं, और ये बाय पीएल बोल के रिकॉर्ड कर देंगे कि 31 मार्च 21 के बैलेंस शीट में 17,000 पीएल में 17,500 का यहाँ पर डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। अब इसको हम क्रॉस पोस्टिंग करेंगे इधर, ठीक है। इसको क्रॉस पोस्टिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 31 मार्च 21 को बाय डिप्रिसिएशन बोल के 12,500 रुपए, ठीक है, 12,500। अब क्या करना है? जो बिक जा रहा है उसका डिप्रिसिएशन एलिमिनेट कर देना है। कहां पर एलिमिनेट करके दिखाना है? मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। मशीनरी अकाउंट में एलिमिनेट करके दिखाएंगे 1 अक्टूबर 20 को, ठीक है। अब जो बिक जा रहा है उसका अब तक कितना डिप्रिसिएशन लगा है? 5,000, 10,000, 5,000, मतलब 5 + 10 15, 15 + 5 मतलब 20,000 से एलिमिनेट करेंगे इसका डिप्रिसिएशन, ठीक है। 20,000 से एलिमिनेट कर देंगे। अब बचेगा बाकी डिप्रिसिएशन 31 मार्च 21 को यहाँ पर दिखाएंगे टू बैलेंस शीट। यहाँ पर क्या दिखेगा? जो मशीन बचे हुए हैं सिर्फ उसी का डिप्रिसिएशन दिखेगा, यानी यही मशीन बचा हुआ है तो 12,500 ही दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। बैलेंस करके यही होना चाहिए। अगर लॉजिकली समझ रहे हो तो यही होगा। तो यहाँ पर हो गया 32,500, इधर भी उतना ही होना चाहिए। तो 15,000 और 5,000 20,000, 20,000 और यहाँ पर हो गया 32,500, टैली हो गया। अब इसको क्रॉस पोस्टिंग करेंगे 1 अक्टूबर वाला, ठीक है। 1 अक्टूबर में यहाँ पर फिर से लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यहाँ पर हमारा 20,000 आ जाएगा, ठीक है। इस पे 20,000 क्रॉस पोस्टिंग का वैल्यू। अच्छा, अब क्लोज होगा तो क्लोज होने से इधर हो गया 2 लाख और 1 लाख, 3,55,000, ठीक है, 3,55,000। अब लॉजिकली देखो यहाँ पर बैलेंस कितना दिखना चाहिए। अगर हम लेजर बैलेंस नहीं भी करें तो भी हम बता सकते हैं कितना दिखेगा। यहाँ हमेशा मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट दिख रहा है, सारे मशीन बिक गए, सिर्फ लास्ट वाला मशीन बचा हुआ है, तो 2,50,000 दिखना चाहिए, ठीक है। 2,50,000 मशीन का बैलेंस दिखना चाहिए मशीनरी अकाउंट पे। चेक करके देखो कि बाय बैलेंस सीडी करके 2,50,000 आता है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो सही है, ठीक है। तो ये सब जो है अपने आप लॉजिकली हम लोग देख सकते हैं। तो चेक करते हैं 1,05,000 और 3,55,000 लेस करके देख लो 2,50,000 आएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अपना चेक करने का तरीका है। तो अगर समझ के कर रहे हैं तो ही, नहीं तो लगेगा इतना सारा अलग अलग मेथड। एक भी अलग मेथड नहीं है। हमें जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि मशीन अकाउंट बनाओ, डिप्रिसिएशन बनाओ,
प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में क्या लिखते हैं, अब तक का टोटल डिप्रिसिएशन, जो मशीन बिक जाएगा उसका डिप्रिसिएशन एलिमिनेट कर दो। अगर डिस्पोजल अकाउंट होता है तो डिस्पोजल के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है, अगर नहीं होता है तो मशीन अकाउंट के थ्रू से। बाकी तो एज इट इज जैसा क्रॉस पोस्टिंग होगा, जैसे होगा उस तरह से हमें करते जाना है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, इसका अलग लॉजिक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं, जो आज हम लोगों ने मेथड सीखा था ना कि अगर रिवाइज हो तो कैसे होगा, तो उसके बेसिस पे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाते, छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या बोला है, देखो 4th नंबर पे, ए मशीन कॉस्टिंग 20 लाख इज डिप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन एज्यूमिंग 10 इयर्स वर्किंग लाइफ एंड नील सैल्वेज वैल्यू फॉर द 4 ईयर। ठीक है, तो बोल रहे 4 साल तक इन्होंने ऐसा ही सोच के डिप्रिशिएशन लगाया, तो लिख लेते हैं डिप्रिशिएशन पर एनम कितना हो रहा है, 20 लाख का एसेट है, सैल्वेज वैल्यू कुछ नहीं है, 10 साल यूज करने का सोचा है तो 2 लाख। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि 4 साल बाद, तो आफ्टर 4th ईयर WDV ऑफ मशीन, या फिर बुक वैल्यू, एक ही बात है। बुक वैल्यू का मतलब भी जो होता है, WDV का मतलब भी मतलब बचा हुआ वैल्यू। ठीक है, चाहो तो बुक वैल्यू लिख लो। तो मशीन तो था 20 लाख का, 2 लाख करके 4 साल तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, 2 लाख करके 4 साल तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, यानी 8 लाख। 8 लाख और 20 लाख का माइनस करने से हो जाएगा, कितना होगा, हम अपने कैलकुलेटर पे देखते हैं, 20 लाख माइनस 8 लाख, तो ये हो जाएगा 12 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 12 लाख। तो 4 साल बाद मशीन का वैल्यू 12 लाख होगा। अब क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ 4th ईयर द मशीन वाज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 80,000। तो आफ्टर रीवैल्यूएशन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आफ्टर अपवर्ड रीवैल्यूएशन, अपवर्ड रीवैल्यूएशन at the end of 4th year, at the end of 4th year, 4th year के एंड में अपवर्ड रिवैल्यूएशन करने के बाद बुक वैल्यू इज, बुक वैल्यू कितना हो जाएगा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन क्या है, तो 12 लाख था और कितने से अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया है, 80,000, तो ये 12 लाख का एसेट बन जाता है 12,80,000। ठीक है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन के बाद। अब क्या बोल रहा है, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन आल्सो रीअसेस्ड एट 8 इयर्स। अब यहाँ पर हम लोग अपना लिखेंगे कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज प्रीवियस एस्टिमेशन कितना हो जाएगा, 10 साल में 4 साल यूज हो चुका है, तो ये 6 साल होना चाहिए था, बट रिवाइज्ड किया गया एस्टिमेशन को, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज रिवाइज्ड एस्टिमेशन, रिवाइज्ड एस्टिमेशन। तो ये कितना इन्होंने माना है यूजफुल लाइफ, 8 साल, 8 साल। ठीक है, तो बोला है 5th ईयर का डेप्रिसिएशन बताओ। क्यों बोल रहा है, क्योंकि 4 साल तक तो हम लोग लगा चुके हैं, तो डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर कितना होगा, क्योंकि 5th ईयर जब डेप्रिसिएशन लगाने जाएंगे तब हमारे एसेट का वैल्यू है 12,80,000, और हम लोगों ने इसे 8 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 1,60,000। 1,60,000 पर एनम। SLM है तो पर एनम ऐसे ही चलेगा, अगर आगे जाके चेंज होगा तो फिर से कुछ हो सकता है, चेंजेस अगर होगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने 4 भी कर लिया, 5 जो है वो तभी कर पाएंगे अगर हम बताएंगे कि इसका कैसे करना है इसको। ठीक है, लेकिन 1 2 3 ये जो क्वेश्चंस है ये इजीली कर सकते हो, इसमें और मुझे कुछ नहीं बोलना है, नॉर्मल क्वेश्चन है सेल परचेज का। तो हम यहाँ पर एक बार होमवर्क लिख देते हैं, होमवर्क में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, बस ये ही बाकी है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 हम करवाएंगे, क्वेश्चन 5 ये हम क्लास में करवाएंगे, मतलब सभी करवाते हैं तो हम सभी करवा देंगे, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो
तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये इसके लिए एक ये जो है इसका एक न्यू कंसेप्ट है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये न्यू कंसेप्ट और ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 1 2 3 करेंगे, और अगर टाइम बचेगा तो उसके बाद हम लोग ये जो हम लोग का एमसीक्यूज वगैरह है ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज जो है और ट्रू फॉल्स है ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते